अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 माह वाले ऐलान के बाद शदीद तकसीम पैदा होना शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये 2 माह की जो तारीख दी गई है ये बहुत ज्यादा टाइम है, लेकिन एक बात याद रखिए कि इमरान खान साहब पिछले 3 साल से जेल के अंदर बंद है और आइंदा कई महीनों या सालों तक इमरान खान साहब के बाहर आने का इम्कान इसलिए नहीं है कि आसिम मुनीर साहब पे अगर भरोसा करें तो वो तो नहीं छोड़ते। हाँ, इमरान खान साहब को छुड़वाना पड़ेगा। अब पाकिस्तानी आज छुड़वा ले, कल छुड़वा ले, परसों छुड़वा ले, मैं गारंटी करता हूं कि अगर सारे पाकिस्तानी निकल आए, यानी हर वो पाकिस्तानी जो अपने दिल के अंदर ये सोचता है कि इमरान खान साहब गैर कानूनी तौर पे जेल में बंद है, उनके साथ ज्यादती हो रही है, अगर हर पाकिस्तानी जो इसके बारे में यूं सोचता है वो खड़ा हो जाए ना सिर्फ 24-48 घंटों के लिए, तो इमरान खान साहब की जेल खत्म हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगे। तो ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होती है ना, ये जुल्म करती है, जबर करती है, सारा कुछ करती है, लेकिन बेसिकली अंदर से ये बड़े कमजोर और खोखले होते हैं। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना ले लिया, जो एक बड़ी तौहीन अमेज चीज है। किसी अगर आप आदमी को कहें ना जो इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठा हुआ हो, इतना बड़ा मुकाम उसके पास हो, आप उसे कहें जी आपको कानून से इस्तिस्ना दिया जाए, तो वो इसको अपनी तौहीन समझेगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने वो तौहीन कबूल की और उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया। इसका सादा मतलब यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऊपर से जुल्म करती है, जबर करती है, लेकिन अंदर से डरी हुई होती है। और एक बात याद रखिएगा, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है। जो जुल्म करता है ना, वो अंदर से डरा हुआ होता है, वो बुज़दिल होता है। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है उसकी। अब मामला यह है कि तहरीक इंसाफ इस पे तकसीम का शिकार हो गई है, अलग अलग धड़े हैं, एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सियासी धड़े भी मौजूद हैं, लोग एक दूसरे से मुखालफत भी करते हैं। गंडापुर साहब का अपना एक धड़ा है, सुहेल अफरीदी भी अपना एक पूरा एक धड़ा है, बहुत सारे लोग उनके साथ भी हैं। जुनेद अकबर साहब की अपनी एक पॉलिटिक्स है, बहुत सारे लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत या मफाहमत करनी पड़ेगी, कई ये सोचते हैं कि नहीं हमें मुजामत करनी पड़ेगी, निकल के लड़ना पड़ेगा। नौजवानों की सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, वकला की सोच अलग तरह की है। तो क्योंकि कोई एक यूनिफाइड एफर्ट नहीं हो रही, सारे इकट्ठे नहीं हो रहे, डिवाइड बढ़ती जा रही, तकसीम बढ़ती जा रही। इस तकसीम को खत्म कौन करेगा और कैसे करेगा? लेकिन जो अना होती है ना, जो जिद होती है, उसके साथ तकसीम कभी भी खत्म नहीं होती, उससे तकसीम बढ़ती है, नफरत उससे बढ़ती है। किसी एक को सरेंडर करना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा कि ठीक है आप सबकी बात ठीक है, लेकिन हमें जोर लगाना चाहिए। अब इस वक्त इत्तेफाक की जरूरत है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाब करना है अपनी कॉल को, तो बहरहाल सुहेल अफरीदी के हमायतियों में और उनके मुखालिफों में इस वक्त एक सर्द जंग चल रही है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया के लोग ये समझते हैं कि संजीदा कोशिश नहीं की गई, जबकि सुहेल अफरीदी के हमायती उन्हें ये ताने देते हैं कि आप खुद मैदान में आ जाओ और खुद आकर लड़ो, खासतौर पे उन लोगों को जो पाकिस्तान से बाहर बैरून मुल्क में मौजूद हैं। तो मैं यहां पे एक बात क्लियर करना चाहता हूं, देखिए जो लोग पाकिस्तान में है ना, वो पाकिस्तान में इसलिए है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उस तरह बात नहीं करते जैसे वो लोग करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर हुए। ये इस बात पे गौर कीजिएगा। देखिए मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग मौजूद हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं, वो तो फिर जेलों में ही है। और अगर पाकिस्तान में कुछ और लोग मौजूद हैं और वो खुलकर बात कर रहे हैं, तो वो बड़े मुश्किल हालात के अंदर ये छुपे हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते भी हैं, आप पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, तो आपको एक लाइन दी जाती है कि जनाब ये रेड लाइन है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना। तो जब आप इसको क्रॉस करेंगे तो आपको उठाकर हम जेल में डाल देंगे। इमरान खान साहब को भी डाला हुआ है। मुराद सईद साहब हैं, वो सामने नहीं आ सकते। वो सामने इसलिए नहीं आ सकते कि इमरान खान साहब ने उन्हें कहा था कि अभी आपने सामने नहीं आना, और एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं, वो जिस तरह खुलकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब के जो मसालिम है उनके ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर वो कोई नाम भी नहीं ले सकता, बात करना तो दूर की बात है। तो इसलिए दोनों तरफ इंपॉर्टेंस अपनी जगह पे। कुछ लोगों ने ग्राउंड के ऊपर स्ट्रगल करनी है, कुछ लोगों ने जो है वो नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, उन्हें बताना है कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल कौन है। देखिए हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्राउंड के ऊपर बड़ी जिद्दोजहद करते हैं, वो खुलकर आते हैं, अपने लोगों को निकालते हैं, वो कोशिश करते हैं, जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं प्रैक्टिकली, और वो बड़े काबिल एहतराम लोग हैं। लेकिन जो एक्सपोज करने का काम है सेम टाइम में वो दूसरे लोग कर रहे होते हैं, और वो बता रहे होते हैं कि एक्चुअली जालिम कौन है, जुल्म कौन कर रहा है, वो खुलकर चीजें सामने रख रहे होते हैं।
हर एक की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर ये लोग मिलकर लड़ेंगे तो लड़ाई जीतने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, जब ये मिलकर नहीं लड़ेंगे तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाएगी। बाकी ये पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी में इख्तलाफात होते हैं और इख्तलाफ राय जो है वो जमहूरियत का हुस्न है। अगर इख्तलाफ खत्म हो जाए तो फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या रहेगी? इख्तलाफ की बुनियाद के ऊपर तो इंसान सियासत करते हैं, अपना अपना अलग अलग नैरेटिव लेकर आते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि एक मकसद बहुत बड़ा है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के निजाम पे कंट्रोल किया हुआ है। अब निजाम को आजाद करवाना है, इदारों को आजाद करवाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जो उनका मुकाबला कर रहे हैं वो अपने अंदर एक इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें। मैंने एक दफा इमरान खान साहब को भी ये बात की थी, मैंने कहा था कि सारे लोग सारी तरह की लड़ाई नहीं लड़ सकते। कोई आदमी फ्रंट फुट पे जाके लड़ेगा, कोई आपसे भी आगे खड़ा होगा, कोई आपके पीछे खड़ा होगा, कोई आदमी अल्फाज की लड़ाई लड़ेगा, कोई आदमी डंडे की लड़ाई लड़ेगा, कोई मार खाएगा, कोई मारेगा, कोई ऐसे होंगे जो सिर्फ आपके लिए दुआएं मांगेंगे, कोई ऐसे होंगे जो आपके लिए सिर्फ नैरेटिव बनाएंगे। तो हर आदमी की लड़ने की कैपेसिटी अपनी है, तो इन सबको इकट्ठा करके एक बड़ी फोर्स बना के और फिर मुकाबला करना, ये अकलमंदी है। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे, ये कोई फौज थोड़ी है या कोई मिलिट्री ट्रेनिंग थोड़ी हुई है कि सबके सबने एक साथ खड़े होना और एक साथ गोली चलानी है। नहीं, ये पॉलिटिकल लोग हैं और ये सारे वॉलंटियर हैं, इन सबका कोई जाती फायदा वायदा तो है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि इख्तलाफ का हमेशा नुकसान होता है, इत्तेफाक का फायदा होता है, लेकिन जहां इख्तलाफ खत्म हो जाए ना, वहां ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है। तो एक दूसरे को अकाउंटेबल करना भी बहुत जरूरी है। पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी हो गई पीटीआई, तो उसके अंदर अगर छोटे छोटे धड़े भी निकाले ना, तो वो एक एक धड़ा बाकी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा हो गया। ये बात एक बहुत बड़ी हकीकत है। बहरहाल अब ये 2 महीने भी गुजर ही जाएंगे। इमरान खान साहब की बहनें खुद हैरान हो गई कि भी 2 महीने का टाइम दे दिया सुहेल अफरीदी साहब ने, लेकिन देखें, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये 2 महीने भी गुजर ही जाएंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने ये टाइम मांगा या उनके लोगों ने ये टाइम मांगा कि उन्हें तैयारी करनी है। अब इस अनाउंसमेंट को लगभग 36-37 घंटे गुजर गए हैं। इस बीच में हमने तैयारी शुरू होती हुई नहीं देखी, हमें कोई खबर नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली, कोई मीटिंग नहीं मिली, हमें पता नहीं चला कि तैयारी क्या की गई है और क्या की जा रही है। और अगर आप तैयारी के लिए 2 महीने चाहिए, तो इससे पहले जो इमरान खान साहब ने 1 साल पहले हुक्म दिया था कि तैयारी करो, 1 साल पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें, और जो इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था, उस 1 साल में जो तैयारी की है वो बताएं वो क्या की है। ये एक बड़ा सवाल है ना। अगर किसी ने लॉजिकल एंड पे बात करनी है तो वो ये पूछे ना कि जनाब आपको 2 महीने मजीद तैयारी के लिए चाहिए, तो जो पिछले आपके पास 10 महीने 1 साल था उसमें आपने कितनी तैयारी की, वो तैयारी आप हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन चले, फिर भी 2 महीने का वक्त कोई लंबा नहीं होगा। ये वैसे तो जेल में बैठे हुए आदमी के लिए तो बहुत लंबा है, बहुत बड़ी तकलीफ है, वहां एक एक दिन मुश्किल होता है, लेकिन इमरान खान साहब ने साबित कदमी के साथ ये वक्त गुजारा है। उन्होंने डील नहीं की, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। आसिम मुनीर साहब ने उन्हें तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब टूटे नहीं हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगले 2 महीने भी इमरान खान साहब इस्तकामत दिखाएंगे, लेकिन इस बीच में जो तैयारियां हैं वो होती हुई क्या हमें दिखाई देंगी? अगर तो तैयारियां हो रही होंगी, हर तरफ शोर मच जाएगा, इमरान खान के बैनर, पोस्टर, झंडे, तकरीबात, रैलियां, ये सब अगर शुरू हो जाता और एक मोमेंटम बनता है, तो फिर तो हम समझेंगे जनाब बहुत तेजी से तैयारी हो रही। अच्छा, हुकूमत को जब भी लगता है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई एहतजाज करने जा रही है या कोई तहरीक खड़ी हो सकती है, तो वो बड़ी समझदारी का एक काम करते हैं। वो फौरी तौर पे एक ऑफर देते हैं मुज़ाकरात की। अभी दोबारा से आमिर डोगर साहब को ऑफर दी है मुज़ाकरात की। पीएमएलएन के लोग मिले, जिनमें नाम आ रहा है अय्याज सादिक साहब का और साथ में तारिक फजल चौधरी साहब का, कि जनाब मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अपोजिशन के साथ हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती। बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल मुज़ाकरात करें, एक कमेटी बनाएं और मुज़ाकरात के अंदर जाकर बैठें और मुज़ाकरात में बैठ के पहला मुतालबा रखें कि हमने मुशावरत करनी है इमरान खान साहब से, हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। इतनी सी बात है। ये नहीं, हुकूमत को यह कहने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि जनाब हम तो इनसे बात करना चाहते हैं, इनका जमहूरी तर्ज अमल नहीं है, ये हमसे बात ही नहीं करते। ये कहने का मौका मेरी दानिश में बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक टीम बना के हुकूमत के मत्थे लगा देनी चाहिए। असद कैसर साहब को ले लें, 1-2 और लोग ले लें, उन्हें बोले ठीक है आप करें हुकूमत के साथ बातचीत, जाके 3 लोगों की टीम बनाए, वो हुकूमत के साथ बातचीत करें और हुकूमत को यह कहें जाते हैं कि जनाब इमरान खान साहब से मुशावरत करनी है, आपकी हुकूमत है वफाक में भी और पंजाब में भी, आप सुप्रिंटेंडेंट ऑफ अडियाला जेल को कहें कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें। ये खुद ही भाग जाएंगे मुज़ाकरात से।
تو بجائے انکار کرنے کے، بجائے ملاقات نہ کرنے کے، ملاقات کر کے ان کے کپڑے لے کے واپس آ جائیں. یعنی یہ پھر شور مچائیں گے جی ملاقات نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، سیاستدانوں کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. تو اس سے بہتر ہے آپ ملاقات کرنے کے لیے جائیں اور ان کے کپڑے اتار کے ساتھ لیں، انہیں وہاں ننگا کر کے آئیں کہ جناب آپ تو ملاقات بھی نہیں کروا سکتے، تو آپ کی کیا اوقات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں گے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کافی حد تک بندوبست کر دیا گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جو نئے انتظامی یونٹس بنانے ہیں ان کے پیچھے وہ پوری طرح پڑ گئی ہے. اور بیرسٹر گور کا ایک بیان آیا، وہ بھی نئے صوبوں کے حق میں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے مشاورت ہو. دیکھیں یہ تو عمران خان صاحب نہیں بتانا ہے کہ نئے صوبے بنانے یا نہیں، وہ خود بھی اس کے حق میں تھے اور میں خود بھی اس کے حق میں ہوں کہ پاکستان میں زیادہ انتظامی یونٹس ہونے چاہیے. اب جس کا بھی آئیڈیا ہے، آصف منیر صاحب کے دماغ میں تو یہ اب آیا ہے نا، میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں نئے صوبے بننے چاہیے، لیکن نئے صوبے جو ہے عوام کی منتخب حکومت بنائے. یہ کسی ڈکٹیٹر کا کام نہیں ہے، بند کمروں میں بیٹھے ہوئے کسی بیوروکریٹ کا یا سرکاری ملازم کا کام نہیں ہے. یہ کام ہے عوام کے منتخب نمائندوں کا. وہ وسیع تر مفاد میں بیٹھیں اور وہ لوگ بیٹھیں جو حقیقی نمائندے ہیں، جنہیں ووٹ پڑے. آپ الیکشن کروائیں، ساری جماعتیں بیٹھیں، فیصلہ کریں اور زیادہ صوبے بنا دیں. ایک چھوڑ کے 10 اور بنائیں، 20 اور بنائیں. جتنے صوبے بنانے، جتنے زیادہ انتظامی یونٹس ہوں گے اتنا زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، لیکن وہ ڈیموکریسی کے ساتھ ہوگی. یاد رکھیے گا، اگر آپ نے بیوروکریسی کے ذریعے یا اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ 1000 صوبہ بھی بنا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر آپ یہ کنٹرول کریں گے عوامی منتخب نمائندوں کے ذریعے سے، جو ہر 4-5 سال کے بعد پبلک کو جواب دے ہوں گے، تو پھر آپ سسٹم کو ایوالو ہوتا ہوا، بہتر ہوتا ہوا دیکھیں گے. بہرحال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو راضی کر لیا جائے گا، اس میں کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. اور انہیں جو ہے وہ باقاعدہ پیغامات پہنچا دیے گئے ہیں. پی ایم ایل این نے میٹھا میٹھا بولنا بھی شروع کر دیا ہے. تھوڑے دنوں میں آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے کہ وہ بھی میٹھی میٹھی باتیں کرے گی. اب ناظرین، جو بین الاقوامی صحافتی تنظیمیں ہیں اور جو بین الاقوامی ادارے ہیں، انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستان کے اس اقدام کے اوپر کہ جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ وداؤٹ اجازت پاکستان میں موو نہیں کر سکتا یا وہ کوریج نہیں کر سکتا بتائے بغیر. یعنی وہ جہاں ان کو اجازت ملے گی وہ وہیں جائیں گے کوریج کے لیے، جہاں اجازت نہیں ملے گی وہاں پہ وہ کوریج کے لیے نہیں جائیں گے. اس سے نا دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے، صحافتی اداروں تنظیموں کی جانب سے، کہ پاکستان چھپانا کیا چاہتا ہے. پاکستان کی سرکار وہ کون سے جرائم پہ پردہ ڈالنا چاہتی ہے جنہیں وہ دکھانا نہیں چاہتی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی میڈیا پاکستان میں موومنٹ اپنی بند کر دے. نمبر 1 تو سوال یہ ہے. نمبر 2، اگر تو یہ سیکیورٹی کا بہانہ بناتے ہیں تو پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بین الاقوامی میڈیا کو پاکستان کی سرکار یہ بتا رہی ہے کہ پاکستان میں ریٹ آف دا گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے، ہماری پولیس، ہمارا نظام آپ کو تحفظ نہیں دے سکتا، لہذا آپ پاکستان میں موومنٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ اسلام آباد تک اپنے آپ کو محدود کر لیں یا 1-2 بڑے شہروں تک اپنے آپ کو محدود کر لیں. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. یا تو حکومت پروٹیکشن نہیں دے سکتی اور یہ بات اناؤنس کر رہی ہے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہے، کوئی بھی آپ کو مار سکتا ہے، لہذا آپ موو ہی نہ کریں. یا پھر حکومت کچھ چھپانا چاہ رہی ہے، کچھ ایسا ظلم اور بربریت حکومت کر رہی ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جسے وہ چھپانا چاہ رہی ہے. تو اس کے اوپر بہت تشویش کا اظہار ہو رہا ہے، بہت مذمت ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں اگر ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی پریس بریفنگ دی یا کوئی وزیر اطلاعات نے کوئی پریس بریفنگ دی تو آپ انٹرنیشنل میڈیا کو وہ یہ بلاتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ ان کی جانب سے رد عمل بھی دیکھیں گے کہ وہ اس کے اوپر اپنا رد عمل بھی دیں گے. اس وقت جو ناظرین پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ایک نیا سسٹم بنایا، اور یہ کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ پتا چلا، کچھ لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس ہوا، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ایکچولی یہ کر کیا رہے. پھر میں نے تھوڑا ڈگ آؤٹ کیا، ادھر ادھر لوگوں کو چھیڑا، تو مجھے پتا چل گیا کہ ایکچولی یہ کھیل کیا رہے. تو آپ ساری طرح غور سے سن لیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت مزاحمت کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کی سرکار نے، ایجنسیوں نے بہت سارے نمبروں کو ڈالا ہوا ہے آبزرویشن کے اوپر. یعنی جیسے ہی ٹریکنگ پہ لگائے ہوئے ہیں ان کے نمبر، جیسے ہی ان میں سے کوئی آدمی اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پہ شکاری بیٹھے ہوئے تو شکاری اس آدمی کو پکڑ لیتے ہیں شکار سمجھ کے. یعنی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا سم کو بند رکھتے ہیں اور اپنا واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، اور وہ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں وی پی این لگا کے، اور انٹرنیٹ کے کنیکشن بھی ان کے نہیں پتا کہ کس کے نام کے اوپر ہے. تو یہ لوگ نہیں پکڑے جاتے، ان کے بارے میں نہیں سمجھ آتی. پاکستان کے اداروں کے پاس اتنی بڑی سہولت نہیں ہے کہ ایسے بہت سارے لوگوں کو وہ پکڑ لیں، بہت مشکل ہے، بڑا لمبا پروسیجر ہے. تو جو لوگ بھی اپنی سم آن کرتے ہیں نا وہ خطرے میں آ جاتے ہیں اور ان کی لوکیشن فوراً ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. تو اس وقت سینکڑوں نمبر
ट्रैकिंग के ऊपर लगाए हुए हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों में। उनमें से कोई भी, और उनमें ज्यादातर सहाफी भी हैं, सियासतदान भी है। इनमें से जैसे ही किसी का नंबर ऑन होता है किसी भी एरिया में, तो अब ऐसा नहीं होता कि वो पता चलता है कि किस एरिया में, अब वो स्पेसिफिक वो जगह बताते हैं कि इस जगह पे ये मोबाइल पहुंच गया है जिसकी सिम ऑन हुई है और इस जगह पे ये है इस वक्त। तो ये दहशतगर्दी रोकने के लिए कभी इस लेवल तक नहीं गए। पाकिस्तान की एजेंसियां अगर दहशतगर्दी को रोकने के लिए इतनी मेहनत और इतनी कोशिश करती तो अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाती। लेकिन कश्मीर के लिए आवाज उठाने वालों के खिलाफ, या जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ, या इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने वालों के खिलाफ, ये सारी चीजें एक्टिवेट की गई हैं। यानी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां सियासी मामलात में मुदाखलत करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रही, लेकिन जो मामलात हैं दहशतगर्दी के या अमनो अमान के, जहां उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां पे वो काम नहीं कर रही। ये देखें मासूम बच्चे नाज़रीन, ये मुझे मेरी टीम ने ये भिजवाया। अब मैं ये देखकर हैरान हो गया कि ये क्या है। ये मासूम बच्चे, इन्होंने कोई टिकटॉक बनाया मरियम नवाज के खिलाफ कि बिजली नहीं आ रही, 1 घंटा बिजली आती है फिर बिजली चली जाती है, तो बहुत परेशान है। तो जनाब बच्चों ने यहां पे एक टिकटॉक बना दिया, पुलिस वाले इनको पकड़ के माफी मंगवा रहे हैं। फिर ये एक और तस्वीर देखें, ये 14 अगस्त पे इमरान खान साहब की तस्वीर वाली जो टी शर्ट्स हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पे मार्केट में बेचने का प्रोग्राम था। और ये देखें ना, किसी की भी आप बेच सकते हैं, नवाज शरीफ की लगा दें, इमरान खान की लगा दें, कायद आज़म की लगा दें, आप आसिम मुनीर की लगा दें, जिसका दिल करता है परवेज मुशर्रफ की लगा दें, जिसको जो पसंद है लगाओ, पहनो, क्या फर्क पड़ता है। यहां तो बना नहीं है बरतानिया में। मैं 14 अगस्त पे इमरान खान का फोटो लगा लूं यहां पे, मैं 14 अगस्त पे यहां का जो अपोजिशन लीडर है उसका फोटो लगा लूं, ये जिससे नफरत करते हैं सारे लोग मिलकर, मैं उसका फोटो लगा के भी घूम सकता हूं, मुझे कौन मना करेगा, किसी भी दिन लगा के घूम सकता हूं। यहां डेमोक्रेसी है, कोई नहीं मना करता। ये यूरोप में चले जाए, कोई नहीं मना करता, ये बरतानिया में, अमेरिका में कोई चक्कर ही नहीं। उधर जनाब उन्होंने पुलिस ने बंदा पकड़ लिया, ये सारा माल, असला, बारूद, खतरनाक चीजें, ऐसा लगता है कोई दहशतगर्द पकड़ा हुआ, उसको वहां खड़ा किया हुआ है, वो बेचारे खड़े करके दिखा रहे हैं कि ये इमरान खान की फोटो वाली शर्टें बेच रहा था। कितना बड़ा जुर्म और कितना बड़ा कारनामा किया पुलिस ने। दहशतगर्दी होने से पहले ही उन्होंने दहशतगर्दी को रोक दिया। अंदाजा करें आप, ये सूरत हाल है।